आज हम संसाधन एवं विकास भूगोल का दूसरा अध्याय देखेंगे, जो कि है आपका दूसरे अध्याय का नाम है आपका भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन संसाधन। देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, आपका अध्याय 2 है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। अब देखिए क्या है, करत तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में माम्बा पानी लेने के लिए प्रातः उठती है और उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और कुछ घंटों बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ की हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों को देखभाल में मदद करती है ना। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा पाते हैं। फिर भी यह उनके परिवार के एक साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं होता। यानी इतना परिश्रम करने के बावजूद भी वो उनका पूरे साल का खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी वो इतना परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी वो कहीं ना कहीं आपका उनको समस्याएं हो रही हैं पूरे साल भर भी जीवन यापन करने में। और जबकि देखते हैं एक पीटर नाम का व्यक्ति है जो कि इंग्लैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण मतलब ऊन को रेशे का मतलब ऊन को इकट्ठा करना और उनको शुद्ध करना है, हाँ, करने का कारखाना चलाता है। अच्छा, प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। फिर उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम मतलब नए प्रौद्योगिकी मतलब उपकरणों से, है ना, नए साधन या कह सकते उपकरण का प्रयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंधन किया जाता है। यानी इकट्ठा किया जाता है और बनाया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है ना। यहाँ पर देखिए, है ना। अब कारा यहाँ पर आपने अभी देखा था कि माम्बा जो थी वो कहाँ, उसका परिवार कहीं ना कहीं मतलब पूरा परिश्रम करते थे, लेकिन फिर भी वो पर्याप्त नहीं था खाने के लिए, है ना। वहाँ केवल उस भूमि पर मक्का और सेम ही उग पाता था और वो भूमि क्या थी, चट्टानी भूमि थी, है ना। मतलब आप सब्जी फल या कोई क्या नाम है, कोई फसल बहुत अच्छे नहीं उग पाते थे वहाँ पर। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उन्होंने अपना विस्तृत घास वाला मैदान है ना। वहाँ पर नए कह सकते हैं कि वहीं नए किस्म के उन्होंने नवीनतम प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने वैज्ञानिक विधि से खेती भी किया, है ना। जैविक विधि से कृषि भी किया, यानी सब्जी भी उगाई, अपना सब कुछ सही से चल रहा है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए, माम्बा और पीटर विश्व के दो भिन्न भिन्न स्थानों पे रहते हैं, है ना। और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है ना। जहाँ पर एक संघर्षपूर्ण जीवन है माम्बा का, और यहाँ पर पीटर का क्या है, मस्त चल रहा है ना। तो अब कह रहा है कि ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं इनका जीवन क्या है, बहुत भिन्न है। और उनके हाँ, अच्छा, करा अंतर है। अब यह विभिन्नता किस कारण है, भूमि की गुणवत्ता। अरे भाई, भूमि की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, यानी ऊपर वाले स्थान पर यहाँ पर आपका फसल नहीं हो पा रहा था, है ना। माम्बा का जो क्षेत्र था जहाँ पे वो रहती थी, वो उतना गुणवत्ता अच्छा नहीं था। मृदा यानी मिट्टी किस प्रकार की है वहाँ, है ना। जल की पर्याप्त, यहाँ जल नहीं था माम्बा के जहाँ पर रहते, तो काफ़ी दूर जाना पड़ता था, तो जल की मतलब पर्याप्तता वहाँ पर नहीं सही थी। प्राकृतिक वनस्पतियाँ, यानी वहाँ पर पेड़ पौधे या ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं। अच्छा, प्राणियों की भी। और प्रौद्योगिकी का क्या है, यहाँ पर जो माम्बा का था वहाँ पर हर चीज़ का अभाव था, ठीक है। तो वहाँ पर नए प्रौद्योगिकी थे नहीं, और जबकि पीटर के यहाँ सब कुछ नए प्रौद्योगिकी थे, कई आसान विधियों से वो लोग अपना काम करते थे, है ना। तो उनका प्रयोग करा। ऐसे में देखिए,
प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण ऐसा हो रहा था। यहाँ पर जो अंतर था वो इन्हीं सब के कारण, भूमि की गुणवत्ता, है ना, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग भिन्नता के कारण था। अब कह रहा इन स्थानों को, हाँ, स्थानों का एक दूसरे से भिन्नता होने का कारण इस प्रकार की संसाधनों की उपलब्धता है ना। अगर भाई कहीं ना कहीं उनके पास अगर प्राकृतिक संसाधन ठीक हैं या नए नए नवीन प्रौद्योगिकी हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब देखिए, पूछा है क्या आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र पे 30% पे रहती है, यानी 90% जनसंख्या जो है वो ऐसी भूमि पर रहती है जहाँ पर खेतीबाड़ी हो सकता है ना। और फिर सुनिए, और उसमें भी, है ना, 30% जनसंख्या क्या है आपका भूमि है, 30% भूमि है और शेष विरल क्या है, विरल जनसंख्या और निर्जन है। विरल जनसंख्या मतलब दूर दूर लोग रहते भी हैं तो बहुत दूर दूर रहते हैं, और निर्जन है यानी मतलब बहुत कम, काफ़ी दूर दूर पे लोग हैं, कहते नहीं वहाँ पे कुछ है ही नहीं है, निर्जन है। जैसे मरुस्थल है या बहुत ज़्यादा पानी वाला क्षेत्र, तो ये सब है वहाँ पे हैं, जनसंख्या ज़्यादा नहीं रहते लोग। फिर अब चलिए भूमि के विषय में क्या बोला। सभी देखिए, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है ना। करा भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। भूपृष्ठ का यानी भूपृष्ठ पे आपका कहीं न कहीं आपका समुद्र सागर और उसके बाद ज़मीन यही सब है, तो उसका केवल 30% भूमि है ना। और यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत में भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है, मतलब सही सभी जगह पर आप रह नहीं सकते, है ना। तो पहली बात तो 30% भूमि है और उस पर भी आप ऐसा नहीं है वहाँ पर योग्य कि हम वहाँ पर रह सकें या अपना खेतीबाड़ी या ऐसा कुछ कर सकें। अब बोला है देखिए, मुख्यतः भूमि, ठीक है, मुख्यतः भूमि जलवायु और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वितरण असमान पाया जाता है। अब यानी कहीं कहीं आप देखते होंगे कि जनसंख्या सघन है ना, और सघन मतलब पास पास में रहते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाले हैं, और कहीं कहीं बहुत कम कम। तो ये सब चीज़ें कह रहा जनसंख्या वितरण असमान पाया जाता है। ऊबड़ खाबड़, अच्छा हाँ, स्थलाकृति पर्वतों के तीव्र ढाल, यानी कहीं कहीं आप देखते हो वहाँ पर रहने योग्य नहीं, तीव्र ढाल यानी एकदम बस ही नहीं। जलाक्रांत मतलब जहाँ जल जमाव बहुत ज़्यादा होता है। संभावित निम्न क्षेत्र यानी क्या, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जल अधिकतर जम जाते हैं। मरुस्थल क्षेत्र मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कुछ ना हो, जैसे रेगिस्तान भूमि, है ना। उसके बाद सघन वन क्षेत्र, है ना। सघन वन यानी वहाँ पर जंगल है, कहीं मतलब कुछ ना तो आपका उग सकता है ना तो कुछ मतलब खेती बाड़ी या कह सकते हैं आप घर बनाना मुश्किल है, या वहाँ पर रहना थोड़ा मुश्किल है, केवल जंगल है, ठीक है। फिर विरल और अथवा निर्जन, विरल एवं निर्जन है, ठीक है। करा उर्वरक मैदानों और नदी घाटी भूमियों पर, देखिए उर्वरीय मैदानों और नदी घाटी में कृषि योग्य उपयुक्त भूमि है, यानी यहीं पे आपको कहीं ना कहीं भूमि की उपलब्धता बहुत अच्छी है, ठीक है। इसलिए यहाँ स्थान विश्व के सबसे सघन बसे क्षेत्र हैं, ठीक है। इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं, यानी यहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जल की उपलब्धता है, प्राकृतिक संसाधन ही बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उर्वरक मैदान है और नदी है ना। इन्हीं जब पानी की उपलब्धता रहेगा, उर्वरक के मैदान रहेंगे, वहाँ पर सब कुछ होगा, यानी फसल हो सकता है आपका, आप वहाँ से सही से रह सकते हो, है ना। आपके हर चीज़ पानी की उपलब्धता रहेगी तो आप वहाँ पे बसोगे, है ना। तो अच्छा ये सब है। भूमि उपयोग क्या है? भूमि उपयोग में आप अगर देखिए, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, भाई खेतीबाड़ी के लिए आप, कृषि के लिए आप करते हो। वानिकी यानी वन लगाने के लिए, पौधा लगाने के लिए। खनन मतलब कोयले की खदान और भी चीज़ें खनने के लिए। सड़कों का निर्माण के लिए भी भाई भूमि का उपयोग होता है, सड़क जगह जहाँ पे जाने के लिए, आने जाने के लिए। उद्योग की स्थापना, नए कारखाने बनाने के लिए। सामान्यतः इसे भूमि का उपयोग कहते हैं, है ना। इसे ही सामान्यतः भूमि का उपयोग कहते हैं। क्या आप हाँ, अब पूछ रहा है
क्या आप माम्बा और पीटर के परिवारों की भूमि का उपयोग के विभिन्न तरीके की सूची बना सकते हैं? अब देखिए वहाँ कहीं क्या करते थे, वो बकरियाँ चराते थे, ठीक है, माम्बा। उसके बाद फिर कहीं पानी दूर लेने जाना पड़ता था उनको, है ना, और कहीं सेम की फल या मक्का ही केवल होती थी, और जबकि कहाँ पीटर के यहाँ बढ़िया से सब कुछ सब्जी वब्जी उगा सकते थे। अच्छा, खरा भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। भौतिक कारक मतलब जो हम जैसे स्थलाकृति है, वो आकृति मतलब स्थलाकृति यानी वहाँ की भूमि किस प्रकार की है, यानी समतल है या नहीं, है ना। मृदा यानी वहाँ की मिट्टी किस गुणवत्ता क्या है ना। जलवायु यानी जलवायु कैसा है, कि उष्णकटिबंधीय है कि बहुत ज़्यादा मतलब निर्जन वाला है, यहाँ बारिश होती ही नहीं है। ऐसे खनिज लवण, ठीक है, खनिज यानी उर्वरक शक्ति है या नहीं, या वहाँ पर नाइट्रोजन की और वो सब की, पोटास की, ये सब की क्षमता क्या है वहाँ पे भूमि की, है या बिल्कुल नहीं है, ठीक है, या बहुत अधिकतर, जो भी हो। उसके बाद फिर जल की उपलब्धता, ये सब डिसाइड करते हैं कि भूमि की गुणवत्ता क्या है या भूमि का उपयोग कैसे होगा, है ना। करा कि हाँ, मानवीय कारकों जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि के प्रतिरूप के महत्वपूर्ण कारक हैं। यानी क्या, अब हम कहें इसका कहीं ना कहीं जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा भूमि कवर करता है ना, और प्रौद्योगिकी नए नए आप संसाधन लगाओगे तो कहाँ लगाओगे, कहीं ना कहीं आपको भूमि पे ही लगाना होगा। जनसंख्या कहाँ रहेगी भाई, कहीं ना कहीं भूमि पर। तो जहाँ बहुत से ज़्यादा उपयोग जनसंख्या मतलब घर बनाने और इस समय प्रौद्योगिकी बनाने में तो भूमि का उपयोग करते हैं। अब कह रहा है कि देखिए भूमि के जो आपका कह रहा भूमि स्वामित्व के आधार पर भूमि निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। यानी भूमि के मालिकाना अगर देखा जाए कि कौन मालिक है, तो उसका अगर देखिए एक होता है निजी भूमि और एक होता है सामुदायिक भूमि। तो निजी भूमि क्या होता है, निजी भूमि का मालिक व्यक्तियों का स्वामित्व में होती है ना, व्यक्ति खुद होता है जिसका है भूमि, है ना। जैसे आपके दादा बाबा का नाम होगा, वो आपका क्या हो गया, वो स्वामित्व हो गया, यानी उनकी ही भूमि है। जबकि सामुदायिक भूमि ऐसे भूमि जो कि पूरे गांव का या कह सकते हैं आपका नगर का भूमि है, वो उस पर सबका अधिकार है, समान अधिकार, तो वो सामुदायिक भूमि हो जाएंगे, है ना। उसमें समुदाय का स्वामित्व होता है, यानी सबका हक होता है। समान रूप में इसका उपयोग समुदाय के से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, यानी सबका लिए, जैसे चारागाह, फलों, नट, औषधियों, बूटियों को एकत्र करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति भी संसाधन भी कहते हैं भाई, सबका साझा है ना, सबका है। अच्छा, जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती है भाई, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी मांग भी बढ़ती है। लेकिन क्या भूमि की उपलब्धता बढ़ती है? नहीं। अरे भूमि वही है कल जो आज के 100 साल 2 साल पहले था, आज भी वही भूमि है। अब क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन क्या भूमि बढ़ रहा? नहीं। करा स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर है ना। अलग अलग स्थानों पर उनकी मतलब आपका गुणवत्ता में भी अंतर है। कहीं निर्जन है, कहीं कहीं उर्वरक शक्ति ज़्यादा है, खनिज लवण कहीं कहीं ज़्यादा पाए जाते हैं, कहीं कहीं बिल्कुल नहीं पाए जाते, कहाँ कहीं कहीं पानी मतलब पानी की उपलब्धता ज़्यादा है ना। तो ये सब चीज़ें। अब स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है, हाँ, और लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि में विस्तार करने अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। मतलब जो क्षेत्र थे सामुदायिक क्षेत्र में, उसमें उन्होंने व्यापार यानी फैक्ट्रियाँ खोल दिया। नगरीय क्षेत्र में घर बना लिए, सब नगर में आपने शहरों में देखा होगा ढेर सारे घर बना देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करते हैं भाई, बंटवारा होता है या बढ़ते हैं, फैमिली बढ़ते हैं, तो जो भूमि पड़ी हुई थी नहीं कोई कृषि, वो आप कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं ज़्यादा जो भी बंजर ज़मीन है या जो भी है सामुदायिक, उसमें भी लोग जोत के अपना खेत बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर अनाधिकृत हस्तक्षेप शुरू कर दिया। आज भूमि का उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज और संस्कृति परिवर्तनों को दर्शाते हैं। विभिन्न कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार में निम्नीकरण, भूस्खलन, अपरदन, मरुस्थलीय पर्यावरण और के लिए खतरा है। अब इसमें कृषि और निर्माण ऐसे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, और निर्माण क्षेत्र जैसे मतलब घर और फैक्ट्रियां बन रही हैं, उनके प्रसार जैसे जैसे हो रहा है, वैसे निम्नीकरण, मिट्टियां सब लोग खुद ले जाते हैं अपने
कारखाने के लिए या कर सकते हैं कि अपने घरों के लिए, ठीक है। तो वो जो मिट्टी जिसमें से खुदे वो निम्न तर हो गया। भूस्खलन क्या होता है भाई, जब ज़्यादा आपका पानी बारिश हो जाती है, ठीक है, तो मिट्टी बह जाती है, कट जाती है ना। और कभी कभी आपका बहुत ज़्यादा पानी बहने की वजह से या कहते हैं कि ज़मीन धंस जाती है ना, तो वो भूस्खलन हो जाता है। मृदा अपरदन मतलब होता है कि जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो जो मिट्टी की गुणवत्ता है वो पानी के साथ बह जाती है ना। तो और एक परत दो परत बह जाता है मिट्टी का, तो वो जो गुणवत्ता है वो कम हो जाता है। मरुस्थलीकरण, अब बार बार आप कह सकते हैं कि मतलब वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है ना, या कुछ मतलब कहते नहीं बंजर हो जा रहा है, वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा तो मरुस्थलीय हो गया वहाँ पर। जैसे रेगिस्तान क्षेत्र में ये मरुस्थलीय है ना, तो ये पर्यावरण के लिए खतरा बनना है ना। भाई पेड़ पौधा अगर लगाते आप तो कहीं ना कहीं कुछ पर्यावरण के लिए अच्छा होता, वो कुछ नहीं है, वो अब ऐसे खाली पड़ा है। तो अब ये देखते हैं आप, जैसा कि फिगर में आप देख लोगे। अच्छा यहाँ पर देखिए, आओ कुछ कर कर सीखें। अपने घर के पड़ोस में कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों से बात करें, ठीक है, और पिछले कुछ वर्षों में भूमि का उपयोग में परिवर्तन के विषय में एक सूचना एकत्रित करिए। आप बाबा जी से पूछिए, अपने दादी या बाबा से, कि पहले भूमि का क्या उपयोग होता था, पहले कितने लोग खेती करते थे, है ना, आज की खेती और पहले की खेती में क्या अंतर है ना। ये सब पूछिए और बताइए, अपने ध्यान रखिए आप। फिर भूमि संसाधन का संरक्षण करा। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन्य भूमि और किसी योग्य भूमि के बड़े पैमाने में विनाश हुआ। यानी जहाँ पर पहले वन हुआ करते थे वहाँ पर उसको काट काट के लोगों ने या तो घर बना लिया या तो वहाँ पर अपना कृषि करना शुरू कर दिया। और जहाँ पर कृषि ज़्यादा विस्तृत होती थी, अब बड़े पैमाने पे वहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब लोग घर बनाने लगे। भाई आदमी बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, परिवार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में उनके घर रहने के लिए घर भी चाहिए, या फैक्ट्रियाँ बढ़ रही हैं, तो अब घर कहीं ना कहीं आपके आसमान में तो बनने नहीं है, तो यानी मिट्टी यानी कि आपके भूमि पर ही बनना है, खेतों में ही बनना है। तो वो जो जहाँ पर खेती करते थे अब वहाँ मकान बन गया, तो कहीं ना कहीं आपका कृषि योग्य जो भूमि थी वो कम हो गया, ठीक है। जहाँ पर आप ज़्यादा खेतों में फसल उगाते थे अब आपके पास सीमित हो गया, है ना। इससे क्या होगा, इससे इस प्राकृतिक संसाधन को समाप्त होने का डर पैदा हो गया। अब जैसे जैसे भाई जनसंख्या बढ़ ही रही है, ठीक है, उनके उपयोग भी बढ़ रहे हैं, ऐसे में घर या कह सकते फैक्ट्रियाँ या कोई भी चीज़, ठीक है, लोग, इसलिए विनाश की वर्तमान दर को आवश्यक ही रोकना होगा। वनारोपण यानी वन लगाने होंगे, भूमि उद्धार करना होगा, यानी अच्छे क्वालिटी की मतलब कहते नहीं उसको कम ही भूमि है लेकिन उसको अच्छे से हम मतलब उसमें उर्वरक शक्ति करें, या हम उसको फसल ऐसा उगाएं कि या हम उच्च क्वालिटी की फसल उगाएं जिससे कि हमारा अगर जो मतलब फसल हमारे 4 बीघे में होता था वो हम 3 ही बीघे में उपलब्ध करा लें या कह सकते हैं उगा लें, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। या जो हम बहुत ज़्यादा हेक्टेयर में आप फसल उगाते थे वो आप कम में अगर उतना ही आ जाए तो काफ़ी ज़्यादा पर्याप्त। तो भूमि उद्धार किया जाए, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों को विनियमित उपयोग यानी जितना उपयोग हो उतना ही, अनावश्यक ना किया जाए, और जितना आवश्यक हो उतना किया जाए, है ना। अगर उसमें खाद की आवश्यकता है तो आप उसको उपयोग करिए। अतिचारण पर रोक करें। अब कभी कभी क्या होता है कि मतलब चारागाह हो या वैसे में भूमि जैसे आपका कोई है उस पर बहुत लोग मतलब चारागाह बना देते, तो उसमें क्या होता है कि आप जब घास या जो भी है वो अगर चर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी परत जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है, और पानी के साथ वो पानी अगर बारिश हो रहा है तो वो बह जाती है। आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त सामान्य तरीके हैं, तो यानी क्या अतिचारागाह ना हो, है ना। अगर ये सब अगर किया जाए, है ना, तो भूमि संरक्षण का प्रयोग के समान तरीके हैं। अब आपका है भूमि संरक्षण, हाँ, संसाधन के संरक्षण हम लोग पढ़ चुके। अब चलिए पृथ्वी के पृष्ठ पर हम लोग एक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगले पेज पे पढ़ देंगे नेक्स्ट वीडियो में। पृथ्वी के पृष्ठ पहले पढ़ लेते हैं, मृदा क्या होता है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कण के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। फिर से सुनिए, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार, ध्यान से देखिए, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है ना। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप में मृदा के
के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है या अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा का उपजाऊ बनाता है। अब देखिए मृदा का जो आपका है उसको कई वर्गों में विभाजित किया है। मृदा देखिए जनक, शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुण, खनिज, मात्रा, परंपरागता को निर्धारित करती हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस यानी मिट्टी निर्माण की दर को प्रभावित करता है। मृदा से ही उच्चतुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणजात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय, फिर देखिए समय मृदा पारिच्छेदिका का मोटाई को निश्चित करता है। अब पढ़ते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। मिलते हैं।